तक हमने उत्तराखंड ज्योग्राफी में जो हमने उत्तराखंड का जो मेन चीज देखा है वो आपके ग्रेटर हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज, आउटर हिमालयाज, शिवालिक्स, दून, देन भाबर, तराई, ये सारा चीज देखा। देन वी स्विच ओवर टू द पासेस, उत्तराखंड पासेस, हमने सारे मेजर पासेस भी देखे। देन वी फिनिश विद द रिवर्स, ओके, जिसमें हमने सारे मेजर उत्तराखंड के जो 3 रिवर सिस्टम है, यमुना रिवर सिस्टम, देन गंगा रिवर सिस्टम एंड काली रिवर सिस्टम। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? आई थिंक बुग्याल्स, लेक्स, हाँ लेक्स देखे ऑफ बोथ गढ़वाल एंड कुमाऊं, ओके। तो आप लोग में से जिन लोगों को लास्ट लेक्चर्स नहीं मिले होंगे वो यू डोंट वरी, आपको मिल जाएंगे, जहां तक है आई थिंक बाय मंडे आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम में, ठीक है। सो बस एक छोटा सा फीचर बचा हुआ है, वो आज हम खत्म करके देन वी विल स्विच ओवर टू द न्यू चैप्टर ऑफ द उत्तराखंड, ओके। और अभी आपने जो लोग लोअर पीसीएस जो आया था 12 तारीख को, उनसे मेरे को जो स्टूडेंट से फीडबैक मिला था, उन्होंने कहा था सर मोस्टली क्वेश्चन क्लास नोट से थे। आपको मैं यही चीज, आपको मैं पीसीएस में भी भरोसा दिलाता हूं, क्लास मोस्टली क्वेश्चन क्लास नोट से ही होंगे, ओके, बिकॉज हमारे क्लास नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। आज आप देख लीजिएगा क्लास नोट्स किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव है, ओके। कुछ पुराने स्टूडेंट्स के टेस्ट भी होंगे ऑनलाइन लाइव क्लास में एटलीस्ट, ओके, सो बी रेडी, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक होने वाला है क्लास ग्लेशियर्स इन उत्तराखंड। ग्लेशियर, ये तो टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं था, हाँ। अब तो तैयार हो जाइए बिनोला साहब एंड कैंटूरा एंड मयंक जी, और खासतौर से जो ऑनलाइन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, ओके। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर किस देश में है? मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? कहां पढ़ाया था? फिजिकल ज्योग्राफी में किस चैप्टर में? इरोजन में पढ़ाया था, इरोजन में पढ़ाया था, यस। वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर किस देश में? इट इज इन तजाकिस्तान, फ्रेडचेंको ग्लेशियर। उसके बाद कौन सा ग्लेशियर का नंबर आता है? सियाचिन। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सियाचिन। पुराने स्टूडेंट्स को याद है, देखेगा ध्यान रखना क्लास, एग्जामिनेशन और कुछ नहीं होता बल्कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। आपको याद है, आपने रिवाइज किया है, आपने एग्जाम में क्वालिफाई कर लिया, यू आर सिलेक्टेड। आपने पढ़ा था पर रिवाइज नहीं किया, एग्जाम में नहीं याद आया, सर जी नेक्स्ट अटेम्प्ट दीजिए, ओके। सो दिस इज द थिंग। तो क्लास रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, क्योंकि यहां आपको डिटेल से चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो आज हम उत्तराखंड ग्लेशियर्स पढ़ा रहे हैं। ग्लेशियर्स जिसे हिंदी में कहते हैं हिमनद, ओके। तो पहले हम देखेंगे कि ग्लेशियर्स होते क्या हैं। ग्लेशियर्स एक तरीके से साधारण भाषा में कहते हैं ये मूविंग आइस होता है। क्या एग्जैक्टली ये मूविंग आइस होते हैं ग्लेशियर्स? ओके, तो वी विल फर्स्ट सी व्हाट इज ग्लेशियर। ग्लेशियर्स क्या है? ओके, सो ये आपको सारा चीज मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम उत्तराखंड के ग्लेशियर्स देखेंगे, ओके। देखिए क्लास, अगर एक नॉर्मल ग्लेशियर का हम आपको एक फिगर दिखाएं
तो इट विल बी लाइक ये सब ग्लेशियर्स के हैं, आपको ज्योग्राफी में पढ़ा जाएगा, जीएस के ज्योग्राफी में। ये है एक ग्लेशियर का फ्लो। ओके, ये ग्लेशियर का एक फ्लो है, एक ग्लेशियर का डायग्राम है। ओके, ग्लेशियर को, यस माय ओल्ड स्टूडेंट्स, जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं जो रिवाइज कर रही है, डायग्राम है किस चीज का, ये क्या कौन सा डायग्राम है ग्लेशियर में? अब तो डायग्राम दिखा के बता रहे हैं भाई, अब तो रोश माउंटेन्स, रोश माउंटेन्स, रोश माउंटेन ये है। मोराइंस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोश माउंटेन्स का आपको अलग से दिखाएंगे क्लास। तो ग्लेशियर एक इस तरीके के एक कंपैक्ट आइस होता है जो कि आपके ग्रेविटी के कारण स्लोप की ओर मूव करता है। नहीं, क्रेविसेस तो ये हैं, क्रेविसेस आपके ये होते हैं, ये है क्रेविसेस, दीज आर, ये जो दरारें हैं ना, इन्हें कहते हैं क्लास क्रेविसेस। ये दरारें हैं, ये दरारें हैं, उसे क्रेविसेस कहते हैं। ध्यान रखना क्लास, geography, when I will take the geography, I will make you understand each and everything, because I used to teach geography with the help of YouTube, with the help of videos and diagrams, pictures. तो आप यहां सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ोगे, सुनोगे नहीं, देखोगे, विजुलाइज करोगे, so that each and everything will be there in your mind. मैं ज्योग्राफी आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं। ओके, अब देखिए हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो हिस्ट्री और पॉलिटी में ये सब चीजें का कोई स्कोप ही नहीं है, इसलिए आपको मैक्सिमम डिक्टेशन मिलता है। बट लेट मी टीच यू द ज्योग्राफी, लेट मी टीच यू द जनरल साइंस, एंड लेट मी टीच यू द साइंस एंड टेक, देन यू विल सी द हाउ द स्मार्ट स्क्रीन वर्क्स। दैट्स व्हाई मतलब वी आर हेयर, वी आर कमिटेड फॉर योर रिजल्ट, बिकॉज मेरे शुरुआत से एक ही चीज है, मैं हमेशा आप लोगों से ये बोलता हूं, सिलेक्शन आपका फेमस हम लोग आपके ऊपर वर्क करके ना अपना इंस्टीट्यूट का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। कल को आपका सिलेक्शन होगा, रिजल्ट मेरे पास, अपने आप स्टूडेंट्स मेरे पास आएंगे। ओके, तो ये ग्लेशियर से, ग्लेशियर आपने देखा होगा ये स्लोप की ओर मूव करते। ओके, यहां पे जैसे ग्लेशियर, और ग्लेशियर जिस ओर से मूव करते हैं वो उस एरिया को आपको बहुत ही बिल्कुल पॉलिश कर देते हैं, ये एरिया पॉलिश्ड है, और जैसे एरिया उतरते हैं इसको वो एब्रेशन कर देते हैं। ओके, तो ये एक डायग्राम है ग्लेशियर का, ग्लेशियर क्या रहता है। ओके, जिसमें हम अगर देखा जाए तो ये भी एक ग्लेशियर का है, ग्लेशियर्स के अलग अलग फीचर्स है। ओके, ये अलग फीचर है, ये अलग फीचर है। ओके, यहां पे ग्लेशियर जो होते हैं वो स्लोप से मूव करना शुरू करते हैं, वो स्लोप से डाउन साइड मूव करना शुरू करते हैं, ये साउंड। और साथ ही साथ जो ग्लेशियर अपने साथ कंकड़ पत्थर और इन सब चीजों को लेके जाते हैं, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इन्हें क्या कहेंगे सर? अभी आपने शब्द बोला था मोराइंस। मोराइंस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। कहां टफ है गाइस, कहां टफ है? मोराइंस, बस क्लास याद रखने का खेल है, और खासतौर से जो हमारे साथ नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं क्लास, आपको बस याद रखना। अभी आपको पता नहीं है, यहां आपको पता चल जाएगा। नाउ यू हैव टू कीप द थिंग्स। जो कंघे नुमा पहाड़ी हैं, जो कंघे नुमा पहाड़ी हैं, उन्हें क्या कहेंगे? एरीट। एरीट, जैसे आपको रियल पिक्चर दिखाता हूं एरीट की, इसीलिए क्लास आपको यहां पे एक एक चीज, ये देखिए एरीट, कंघे नुमा पहाड़ी है। कॉम, एरीट। ज्योग्राफी में बता दो, अलग अलग फीचर के अलग अलग नाम है, बस आपको वो नाम
और वो डायग्राम अगर आपके दिमाग में बैठ गया, आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन सही होगा। समझ में आया क्लास? तो उठाते हैं क्लास ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स इन उत्तराखंड, बट फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द ग्लेशियर्स। ओके, देखिए क्लास, ग्लेशियर्स इन उत्तराखंड, ग्लेशियर्स इन उत्तराखंड, बट देखिए क्लास, ग्लेशियर्स in areas of high altitude in the mountains, in areas of high altitude in the mountains and high latitude in the polar areas, in the areas of high altitude, that is mountains, and high latitude, that is the polar areas. देखो क्लास, एक चीज और सिंपल बात समझ लो, अगर आपको नेचुरल आइस देखनी है, तो दो में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। या तो आप हाइट में ऊपर बढ़ जाओ, आपने यहां से सहस्त्रधारा से हेलीकॉप्टर पकड़ा और केदारनाथ चौपता चले गए, आपको चारों ओर बर्फ ही देखेगी, हाइट में ऊपर बढ़ गए ना। या आप लैटिट्यूड वाइज ऊपर बढ़ जाओ, दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से मॉस्को की फ्लाइट पकड़ी और जैसे ही मॉस्को पे लैंड करोगे, चारों आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। आप या तो लैटिट्यूड में ऊपर बढ़ जाओ। समझ में आया? अगर आपको नेचुरल बर्फ देखनी है, या तो आप हाइट में ऊपर बढ़ोगे, क्योंकि कल मैंने क्या कहा था, हाइट के साथ क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। नॉर्मल लैप्स रेट फॉर एवरी 1 किलोमीटर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिरता है। नॉर्मल लैप्स रेट जिसे कहते हैं, फॉर एवरी 1 किलोमीटर। तो या तो आप हाइट में ऊपर बढ़ जाओ तो आपको नेचुरल बर्फ मिल जाएगी, या आप लैटिट्यूड में ऊपर बढ़ जाओ। भाई 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर में बर्फ है? कहीं भी बर्फ नहीं है। माउंट तंजानिया जहां पे वॉल्केनो है, वहां पे हल्की फुल्की बर्फ गिरती है। क्यों? क्योंकि हाइट के कारण, वो इतना हाइट है, वहां पे स्नो हो जाती है, अदरवाइज नहीं। जैसे 0 डिग्री से ऊपर बढ़ते चले जाओगे, आपको बर्फ मिलने शुरू। तो ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नेचुरल आइस देखनी है, आइदर यू शुड मूव इन द अल्टीट्यूड अप और यू शुड मूव अप इन द लैटिट्यूड। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? क्योंकि जो कम लैटिट्यूड वाले एरियाज होते हैं क्लास, वहां पे इंसोलेशन सबसे ज्यादा होता है। इक्वेटर में सबसे ज्यादा इंसोलेशन होता है, फिर हमारे ट्रॉपिक्स आ जाते हैं जहां हम लोग हैं, इंसोलेशन अच्छा खासा होता है। फिर उसके बाद सब ट्रॉपिक्स आते हैं, इंसोलेशन थोड़ा कम हो जाता है। सब ट्रॉपिक्स के ऊपर टेम्परेट आते हैं, इंसोलेशन और कम हो जाता है। टेम्परेट के ऊपर सब पोलर आता है, इंसोलेशन और कम हो जाता है। और पोलर में 6 महीना इंसोलेशन, बहुत लाइट इंसोलेशन, 6 महीने में रात। तो क्लास ज्योग्राफी को इस तरीके से आप समझोगे ना, ज्योग्राफी आपको बिल्कुल रट जाएगी। और ये एलास, मतलब हम लोग के स्कूल्स में ऐसा पढ़ाया नहीं जाता। सर इंसोलेशन मतलब? इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन। समझ में आया? This is insulation. This is insulation. Incoming solar radiation. ये भी बता रहा है कि इस एरिया में ज्यादा गर्मी। अर्थ में 3 जोन होते हैं। अर्थ में स्कूल्स में आप उठाओगे, आई थिंक 4th या 5th की एनसीईआरटी में, मेरे ख्याल से डोभाल साहब बता देंगे, बहुत दिनों बाद आए हैं डोभाल साहब। ओके, डोभाल साहब बता देंगे ये कौन सा जोन है। ये टॉरिड जोन है। फिर उसके ऊपर ये कौन सा जोन है, फ्रीजिड हो जाएगा, टेम्परेट जोन है। और ये कौन सा जोन है, फ्रीजिड जोन। स्कूल में पढ़ा था पर भूल गए थे, कोई बात नहीं, सिविल सर्विस सब याद आ जाएगा। ओके सर टुंड्रा कौन सा एरिया होता है? अरे सर टुंड्रा, फिर टुंड्रा एरिया तो आपके इसी एरिया, वो तो वेजिटेशन के हिसाब से डिवाइडेड है ना, टुंड्रा, टाइगास, कॉनिफरस एंड ऑल दोस।
टूंड्रा, जो आपने जो टूंड्रा बेल्ट बोली है ना, वो ये बेल्ट है, ये जो बेल्ट है ये टूंड्रा बेल्ट है। ये मैं अर्थ के एक तरीके से जोन बता रहा हूं। अर्थ के इन जनरल टेम्परेचर वाइज 3 जोन होते हैं। टॉरेट जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है, टेम्परेट जो गर्मी और ठंड का बीच का इलाका है, और ऊपर फ्रिजिड जो बिल्कुल जमा देने वाला है। स्कूल में पढ़ा था, बस याद रख लीजिए, सिंपल। कहां है मतलब, अब आप कैसे कह सकते हो कि सिविल सर्विस टफ है? आधे ज्यादा चीज तो स्कूल वाली चीज पूछ रहा है। अगर आपको स्कूल वाला टफ टफ लग रहा है तो फिर हमें आपकी मार्कशीट देखनी पड़ेगी, 10th कैसे पास कर लिया। ओके, कहां टफ है? कहीं टफ है? नहीं, टफ है ही नहीं। अब यहां पे टॉरिड जोन क्यों है? क्योंकि सन की रेज हमेशा वर्टिकल पड़ती है। सन की रेज हमेशा वर्टिकल पड़ती है, और वर्टिकल रेज में गर्मी ज्यादा होती है। वर्टिकल रेज में गर्मी ज्यादा होती है। हम सबने अपने बचपन में कॉन्वेक्स लेंस से पेपर जलाया है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस रेज को एक जगह कंसंट्रेट कर देता है, तो गर्मी ज्यादा होती है। अब आजकल जैसे नदर्न हेमिस्फीयर में, अपने इंडिया में, why we are wearing winters, why we are wearing the sweaters, sweatshirts, jackets? क्यों 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 ठंड हो रही है। पर ठंड क्यों हो रही है? क्योंकि सन की रेज इंक्लाइंड पड़ रही है। और वही अब आपके नीचे ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका में सन की रेज आपके सीधे पड़ रही है, तो गर्मी है। क्या आपसे अगर कहा जाए यही स्वेटर्स, यही कैप्स, विंटर मफलर्स जून में पहनो? नहीं पहन सकते, क्योंकि सन की रेज सीधी पड़ती है। अभी आप जो दोपहर में आराम से धूप पे बैठ के मूंगफली खाते हैं, ओके, तो यही चीज आप जून में कर सकते हैं कि आओ धूप में बैठ के मूंगफली खाते हैं, क्योंकि सन की रेज सीधी पड़ती है। और जो सीधी रेज होती है गाइस, उनमें गर्मी ज्यादा होती है, और जो टेढ़ी रेज होती हैं उनमें आपकी हीट की जो कैपेसिटी होती है, हीटिंग कैपेसिटी होती है, वो कम होती है। हो सकता है अब तक आपने ज्योग्राफी ऐसी ना पढ़ी हो, बट हम आपको यहां ऐसे ही ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी आपको एक एक माइंड में बैठ जाएगी। फिलहाल आज ग्लेशियर्स का टॉपिक है, ग्लेशियर्स देखते हैं, ओके। देन वी विल ज्योग्राफी, जैसे ही आपका ये सब्जेक्ट खत्म होता है पॉलिटी में, तो 2 सब्जेक्ट आपके पेंडिंग चल रहे हैं आगे, जनरल साइंस और फिजिकल ज्योग्राफी। और दोनों में क्लास, ये पैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, ओके। देखिए गाइस, when the rate of snowfall is greater than, when the rate of snowfall is greater than, when the rate of snowfall is greater than, snowfall is greater than the rate of snow melt, the rate of snow melt, it accumulates into a great mass of ice, it accumulates into a great mass of ice, full stop. The fresh fluffy a great mass of ice, full stop. The fresh fluffy, the fresh fluffy, the fresh fluffy snow becomes solid. The fresh fluffy snow becomes solid, compact, solid, compact, and granular ice, solid, compact, and granular ice, when it keeps lying on the ground, when it keeps lying on the ground for sufficiently long time, when it keeps lying on the ground for sufficiently long time, full stop. This ice moves slowly down the slope. This ice moves slowly down the slope. Slowly down the slope. Under the pressure and gravity. Under the pressure and gravity. And is known as glacier. Under the pressure and gravity and is known as glacier. Full stop. Thus, अब मैं definition लिखा रहा हूं. Thus, a glacier is a mass of snow and ice. Thus, a glacier is a mass of snow and ice that moves slowly
that moves slowly over the that moves slowly over the land, that moves slowly over the land, away from the place of accumulation, away from the place of accumulation. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपसे अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो मतलब डू नॉट प्रॉम्प्ट, ओके, प्लीज डू नॉट प्रॉम्प्ट. मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके, जो 27 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, डू नॉट प्रॉम्प्ट. आपकी बारी आएगी, सबका नंबर आएगा. पहले ऑफलाइन स्टूडेंट्स की क्लास लेते हैं, ओके. हाँ जी राहुल जी, इनमें से ये सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी दिख रहे होंगे सारे ऑप्शन. इनमें से कौन सा ऐसा है, या ई लगा देते हैं, जहां पे ग्लेशियर्स नहीं मिलते? यहां पे ग्लेशियर्स नहीं दिख रहा सर. नीचे नहीं दिख रहा, ई नहीं दिख रहा है, ई जो आपने लिखा है. नन ऑफ द अबव. नोटा, आई थिंक मेरे इधर तो दिख रहा है यार सर, चलो कोई बात नहीं. नन ऑफ द अबव, ई इज नन ऑफ द, नोटा. अफ्रीका सर. हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की बारी है. सर नन ऑफ द अबव. नन ऑफ द अबव. सर ऑस्ट्रेलिया. वेरी गुड, एक्सीलेंट. ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में कोई ग्लेशियर्स नहीं है इन जनरल. स्नो तो गिरती है ऑस्ट्रेलिया में, पर ग्लेशियर्स नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, ओके. अब आप कहोगे सर अफ्रीका, अफ्रीका तो बड़ी गर्मी वाली जगह है, वहां पे क्या है, वहां पे कहां ग्लेशियर्स है, कुछ याद आ रहा है? ओके, वेरी गुड. और दूसरा, और कहां मिलते हैं? एटलस माउंटेन्स. ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में एटलस माउंटेन्स में ग्लेशियर मिलते हैं, ओके. तो ध्यान रखना, क्लास कंफ्यूजन वाला चीज हो जाएगी, तो याद रखना इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं. इसलिए मैं कहता हूं क्लास नोट से क्वेश्चन आएंगे आपके, ओके. लिखे क्लास, लिखे. नेक्स्ट लाइन, मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर. मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर किस तरीके से मूव करता है? तो क्लास, if this is the pathway of a glaciated valley and ये ग्लेशियर है, ठीक है, ये ग्लेशियर है. तो ग्लेशियर की जो मूवमेंट होगी वो कहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी? कहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी? यस माय ओल्ड स्टूडेंट्स. सर कॉर्नर्स में. कॉर्नर में मैक्सिमम होगी? हर्षिता, यू हैव नॉट रिवाइज द थिंग्स, आप भूल गए हो. सर मिडिल में. मिडिल में, मिडिल में. अब देखो ध्यान रखना, एग्जाम आपको दोबारा मौका नहीं देगा. अभी आपने बोला कॉर्नर्स में कैसे मैक्सिमम हो सकती है, फ्रिक्शन लगेगा कॉर्नर में. ग्लेशियर की मैक्सिमम स्पीड मिडिल में होती है, इसीलिए मिडिल में जब ग्लेशियर मूव करता है, देखो जब ग्लेशियर मूव करता है, ये ग्लेशियर का क्रॉस सेक्शन है, तो मिडिल में मूवमेंट होती है, तो इसलिए दरारें बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रेवेसेस. क्रेवेसेस, क्योंकि मिडिल में सबसे ज्यादा ग्लेशियर की मूवमेंट होती है. समझ में आया क्लास? तो अगर आपसे पूछा जाए ग्लेशियर की मूवमेंट सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां होती है, तो ग्लेशियर की मूवमेंट मैक्सिमम मिडिल में होती है, उसके बाद आपके फ्रंट में होती है, बाकी जगह तो फ्रिक्शन लग जाता है. समझ में आया क्लास? लिखे मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर, लिखिए. द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर इज मैक्सिमम इन द मिडिल. द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर इज मैक्सिमम इन द मिडिल and decreases towards the sides of the glacier, and decreases towards the sides of the glacier, decreases towards the sides of the glacier. This is due to the less depth of the ice. This is due to the less depth of the ice and more friction side of the glacier.
दिस इज ड्यू टू द लेस डेप्थ ऑफ द आइस एंड मोर फ्रिक्शन अगेंस्ट द वैली वॉल्स and more friction against the valley walls. This is due to the less depth of the ice and more frictions against the valley walls. Sir, what is valley walls? Valley walls, अरे सर जी, ये जो घाटी की जो दीवारें हैं, Okay. ग्लेशियर यू शेप वैली में बहता है ना। Okay, सर मेरी थोड़ी ज्योग्राफी वीक है तो आई एम आस्किंग कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। मेरी थोड़ी सी मतलब स्टार्टिंग से ही रही थी। आई एम दैट काइंड ऑफ फैकल्टी जो सारे डाउट्स को वेलकम करता है। कभी डाउट्स के लिए मैंने शायद किसी को नहीं डांटा है। लाइव क्लास चल रही है, बोल भी सकते हो। ओके ओके, नहीं डांटा है गाइस। डाउट्स आर वेलकम, क्योंकि डाउट्स दूर होंगे तभी आप एग्जाम में सही करके आओगे। और जिस दिन मैंने आपको यहां कह दिया कि इतना भी नहीं आता, तो गाइस मेरे को यहां खड़े होने का हक नहीं है। आपको नहीं आता, दैट्स व्हाई यू हैव टुक द एडमिशन, यू हैव टेकन द एडमिशन। और यहां मैं बताने को खड़ा हूं, हाँ तब मैं डांट सकता हूं जब मैंने पढ़ा दिया हो और फिर भी नहीं आता, तो मेरा पूरा डांटने का हक है। ये पूरी लाइन पढ़ी हुई लाइन है मेरे से, 1 2 3 and 4। ओके, ये पूरी लाइन पढ़ी हुई है। ओके, मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो द थिंग इज दैट तब डांटने का पूरा हक बनता है। ओके, तो कोई बात नहीं, आप मेरे से कैसा भी डाउट्स पूछो, आई एम हियर। कल देखिए, कल किस पे डिस्कस हो रहा था, और मैं शायद ज्योग्राफी, कल सतवाह पुल, वशिष्ठ श्री पुलमई में डबल मास शिप, और डबल मास शिप से मैं डोल्ड्रम्स में पहुंचा था, और आपको डोल्ड्रम्स का मैंने डायग्राम तक दिखा दिया था। बस चीज है कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। इसलिए आपके जितने कोर सब्जेक्ट्स हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली गाइस आपको मेरे को ही झेलना पड़ेगा। बाकी अदर सन्ड्री सब्जेक्ट्स दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, पर आपके कोर सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और जनरल साइंस, ये 4-5 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट होते हैं। वो कोर सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाता हूं अपने संस्थान का, क्योंकि जब आपका ये कोर सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे तब आप एग्जाम, तब आपका बेस स्ट्रांग होगा। आपका बेस स्ट्रांग होगा, एग्जाम निकलेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसलिए नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि उनका कोर सब्जेक्ट ही स्ट्रांग नहीं है। कोर सब्जेक्ट स्ट्रांग कर लीजिए, आपका एग्जाम प्रीलिम्स डन है, कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही साथ थोड़ा करंट अफेयर्स तो देखना ही पड़ेगा। ओके, और उम्मीद करता हूं आप लोग हमारी वेबसाइट पे जा रहे होंगे। वेबसाइट पे करंट अफेयर्स पीआईबी अपडेटेड हो रहे हैं, तो उन्हें देखते जाइएगा। ओके, लिखे क्लास। द रेट ऑफ मूवमेंट इज मैक्सिमम in the middle and decreases towards the sides of the glacier. I think मैं इतना बोल चुका था। This is due to the less depth of the ice and more friction against the valley walls and the bottom floor at the sides of the glacier and the bottom floor at the sides of the glacier. The movement is also slow. Heavy load of debris. अब देखो ये मूव करेगा तो अपने साथ देखो, just I'm making you see the things. ये रोश माउंटेन का एग्जाम्पल है। रोश माउंटेन का जब ग्लेशियर अपने साथ लेके चलता है, देखो जब ग्लेशियर जब मूव करता है तो ग्लेशियर अपने साथ ये कंकड़ पत्थर, देखो जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस।
अब जो मैंने आपको बोला था वैली वॉल्स, दीज आर द वैली वॉल्स, ये वैली वॉल्स है। अब ग्लेशियर को यहां से फ्रिक्शन लगेगा, ग्लेशियर को यहां से फ्रिक्शन लगेगा, ग्लेशियर को यहां से फ्रिक्शन लगेगा। शिवम पांडे जी क्लियर है? जी सर। तो ग्लेशियर की मैक्सिमम स्पीड कहां होगी? यहां पे होगी मैक्सिमम स्पीड। तो इसलिए ग्लेशियर को एग्जाम में अगर आएगा कि ग्लेशियर की मैक्सिमम स्पीड कहां होती है, तो इट इज ऑलवेज इन द मिडिल। समझ में आया? क्योंकि यहां भी फ्रिक्शन लग रहा है, यहां भी फ्रिक्शन लग रहा है, यहां भी फ्रिक्शन लग रहा है। क्लियर है? ओके, लिखिए heavy load of debris along its margin also retard the movement. Heavy load of debris along its margin also retard the movement. It is to be noted that the ice in the middle the ice in the middle always moves much faster than the ice in the sides. Always moves much faster than the ice in the sides. Next heading डालिए क्लास. Next, then the ice moves in the sides. Next heading डालिए. Snow field and snow line. Snow field and snow line. Snow field and snow line. So what is the difference between snow field and snow line? Very good, excellent. और स्नो फील्ड क्या होती है? जहां पे रेगुलर आइस रहता है। जहां पे वो देखो क्लास, स्नो फील्ड क्या हो गई, स्नो लाइन क्या हो गई? एल्टीट्यूड का वो एरिया जहां पे जिसके ऊपर परपेचुअल स्नो है, मतलब जिसके ऊपर परपेचुअल स्नो है। ओके, गर्मी में क्या हो जाती है? स्नो पिघल जाती है, वो माउंटेन बैरन हो जाएगा, तो वो स्नो लाइन नहीं कह जाएगी। वो ऐसा माउंटेन जहां गर्मी में भी स्नो दिखे, तो वो स्नो लाइन हो गई। और स्नो लाइन के ऊपर वो एरिया जो परपेचुअल स्नो में होता है, वो क्या हो जाता? स्नो फील्ड हो जाता। समझ में आया? वो एरिया जो वो लाइन जिसके ऊपर परपेचुअल स्नो हो, तो उसे क्या कहेंगे? स्नो लाइन। वो स्नो लाइन के ऊपर जो एरिया जहां पे परपेचुअल स्नो हमेशा रहती है, वो क्या हो जाएगा? स्नो फील्ड। जाड़ों में स्नो लाइन और स्नो फील्ड नीचे बढ़ जाती हैं, और गर्मी में स्नो लाइन और स्नो फील्ड ऊपर हट जाती है। समझ में आ गया क्लास? कोई डाउट तो नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? सर एक चीज है सर। हाँ बोलिए बोलिए, आई एम लिसनिंग। सर ये परपेचुअल स्नो होता क्यों, मतलब ये पिघलती क्यों नहीं है यार? पिघलते क्यों नहीं है? बिकॉज अभी आपने शायद ध्यान नहीं दिया। जैसे ही भाई शिवम जी आप हाइट में ऊपर जाएंगे, हाइट में ऊपर जाने से टेम्परेचर जो है वो कम होता है। हाइट में ऊपर जाने से टेम्परेचर कम होगा, ठीक है? तो इसलिए अब जब टेम्परेचर कम होगा, तो जो हवा में नमी है वो कंडेंस्ड होगी। अब और ऊपर हाइट जाएंगे तो हवा में जो नमी है वो बर्फ के रूप में गिरती जाएगी। ओके सर। मतलब इसको इस एंगल से समझो। देखो क्लास, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, पर हम फेसबुक और व्हाट्सएप में इतने खोए रहते हैं कि इन क्वेश्चन पे दिमाग देते ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में क्यों बर्फ गिरती है, यहां क्यों नहीं गिरती इतनी ज्यादा? देहरादून में या मसूरी में बर्फ गिरती है, देहरादून में क्यों नहीं गिरती? व्हाट इज द रीजन? हाँ जी, यस सौम्या। हाँ, देहरादून की हाइट मसूरी से नीचे है। देहरादून is 636 meter from mean sea level. Mussoorie is something around 2000 meter from mean sea level.
तो देहरादून और मसूरी के बीच में 1400 मीटर का अंतर है। तो हाइट के साथ क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है, घटता है। ओके, तो हाइट के साथ टेम्परेचर करता है, घटता। तो अब सपोज जब मसूरी में बारिश होगी, मसूरी में क्लाउड्स आएंगे, तो मसूरी का टेम्परेचर और गिरेगा। वाटर जो है वो कंडेंस होकर के सीधे स्नोफ्लेक्स बदल जाएगा। और वहीं देहरादून में हाइट उतनी नहीं है, तो यहां जो कंडेंस्ड होगा वो वाटर फॉर्म में ही होगा, उसे हम रेनफॉल कहेंगे। अब समझे शिवम जी किस तरीके से आपको वहां स्नो क्यों गिरती है और स्नो क्यों पड़ी रहती है? ओके सर, यस सर, क्लियर हो गया ना? ठीक है सर, यस सर। और किसी को तो कोई डाउट नहीं है? समझ नहीं आया, एक बार स्नो लाइन और स्नो फील्ड एक और बार समझा। स्नो लाइन और स्नोफील्ड, ओके 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 ओके, हाँ बोलिए। यस राहुल जी। हाँ, स्नो लाइन चेंज होती है, पर परमानेंट, तभी एक वर्ड आता परमानेंट स्नो लाइन। एक ऐसा एरिया जिसको हमेशा ऊपर स्नो ही रहेगी। ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज का जो एरिया है इन जनरल, जैसे आपके पिथौरागढ़ के देख रहे हो या नंदा देवी देख लो, नंदा देवी परमानेंट स्नो लाइन, वो हमेशा स्नो फील्ड को कभी बैरन तो नहीं दिखेगा ना, हमेशा व्हाइट ही दिखेंगे, वो परमानेंट स्नो। हाँ हाँ, वो आपके एक तरीके से वो बुग्याल्स क्या होते हैं, जहां पे स्नो पिघल करके उसके बाद ग्रासेस आ जाती है, उसे बुग्याल्स कहते हैं। बुग्याल्स मतलब पहाड़ के गार्डन्स, मेडोज। समझ में आ गया क्लास? ओके, लिखे। हाँ, निवेदिता ने मेरे से कहा था कि सर स्नोफील्ड। ओके, देखो क्लास, स्नो लाइन। ओके, स्नो लाइन क्या है? दीज एलिवेशंस आर अबव द स्नो लाइन, मतलब द स्नो लाइन इज डिफाइंड एज द एलिवेशन, द स्नो लाइन इज डिफाइंड एज द एलिवेशन above which ice and snow remain throughout the year. Snow line is defined as the elevation above which ice and snow remain throughout the year. हमेशा आपको आइस दिखेगी ही दिखेगी। समझ में आया निवेदिता? ओके, अब स्नो लाइन वेरीज अराउंड द अर्थ। अब देखो कितनी बढ़िया लाइन है। एट इक्वेटर द स्नो लाइन इज अबाउट 5500 feet above sea level. And at the poles, snow line is at the sea level. कैंटूरा साहब समझ में आ रहा है? सर में दर्द हो रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं 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 नहीं, अरे कैसा, कहाँ ग्लेशियर रिट्रीट ले गया? सिंपल सी बात है, देखो समझो 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 समझो। देखो अभी यही तो मैं कहता हूं, क्लास कॉन्सेप्ट्स पे जोर दोगे तो चीजें समझ में आएंगी। एट इक्वेटर स्नो लाइन इज अबाउट 5500 फीट अबव सी लेवल। क्यों? क्योंकि इक्वेटर में गर्मी ज्यादा होती है, इंसुलेशन ज्यादा होता है, तो वहां पे आपको ज्यादा ऊंचाई पे जाना पड़ेगा नेचुरल स्नो देखने के लिए। ठीक है, अब वहीं पोल्स पे सी लेवल पे आपको स्नो मिल जाएंगी, सी लेवल पे आपको स्नो मिल जाएंगी। क्योंकि मैंने क्या कहा था, नेचुरल स्नो में कहां जाओ, या तो आप एल्टीट्यूड वाइज ऊपर चले जाइए या लैटिट्यूड वाइज चले जाइए। पोल्स 90 डिग्री पे होते हैं, तो वहां पे मीन सी, ग्रीन, आप ग्रीनलैंड जाइए, आपको स्नो भी मिलेगी, पोलर बियर भी मिलेगा, वॉलरस भी मिलेंगे। ओके, हर कोई, रेन डियर भी मिलेगा, सांता क्लॉज भी हो सकता है मिल जाए, क्रिसमस का दिन है। ओके, तो दैट इज द थिंग। क्लियर? क्लियर है गाइस? ओके, यस निवेदिता, गुणवन, चीजें क्लियर हैं? यस सर। ओके, लिखे क्लास। सर सॉरी टू डिस्टर्ब। आप पांडे जी, आप मेरे को लगता है पूरी ज्योग्राफी पढ़ा के रहोगे मेरे से आज। हाँ? नहीं सर, मेरी एक्चुअली वीक है, मेरे को थोड़ा से कंसेप्ट में प्रॉब्लम आती है। कोई बात नहीं। ये सर सी लेवल का जो कंसेप्ट है, ये किस, मतलब कैसे, तो किस सी का हम लोग वो लेते हैं कि ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड लोअर पीसेस में भी क्वेश्चन आया था कि भारत में सी लेवल का कॉन्सेप्ट कहां से आता है। तो भारत में सी लेवल का कॉन्सेप्ट आपके कहां से लिया जाता है? चेन्नई से लिया जाता है। ओके, चेन्नई से लिया जाता है। भारत में जो सी लेवल की है वो चेन्नई का बीच है। ओके, वो भारत में मीन सी लेवल, ये उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन बना था कि चेन्नई की, भारत में मीन सी लेवल कहां से कैलकुलेट किया जाता है? चेन्नई से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम कहते हैं देहरादून इज 636 मीटर अबव सी लेवल, तो समझ लीजिए चेन्नई से आप 600 मीटर वर्टिकल चलोगे तो देहरादून की हाइट आएगी।
600 मीटर वर्टिकल चलोगे तो देहरादून की हाइट आएगी। दिल्ली समथिंग अबाउट 120 और 115 मीन सी लेवल। अभी कहां देखते हो मीन सी लेवल? कैसे देखते हो? रेलवे स्टेशन पे जहां पे बड़ा बड़ा देहरादून या नई दिल्ली या लखनऊ लिखा रहता है, वहां छोटा सा लाल रंग से लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई। तो उत्तराखंड में, राहुल जी क्वेश्चन आपसे है, चलिए विपुल से क्वेश्चन पूछ दो। उत्तराखंड में नैनीताल ज्यादा ऊंचा है या मसूरी ज्यादा ऊंचा है? हाँ भाई, नैनीताल नैनीताल जरा सा हाइट में अबव है, मतलब इट इज सम 100 मीटर। अदरवाइज अगर कह सकते हैं बराबर ही, पर 100 मीटर्स अगर फैक्ट में देखोगे नैनीताल इज स्लाइटली हायर देन द मसूरी। ओके, लिखे क्लास। स्नोफील्ड एंड स्नो लाइन। ग्लेशियर फ्लो आउट फ्रॉम snowfields. Glaciers flow out from snowfields which are larger areas covered permanently under snow. Can you repeat it once? Glacier flows out from snowfields which are larger areas covered permanently under snow. Larger areas covered permanently under snow. Larger areas covered permanently under snow. ये देखिए, ये देखिए यहां पे ग्लेशियर्स हैं और ये ग्लेशियर ऐसे मूव कर रहा है, और ये जो वैली बना रहा है, ये कौन सी वैली बन रही है? यू शेप वैली बन रही है। रिवर्स कौन सी नदियां बनाती हैं? वी शेप वैलीज बनाती है। ग्लेशियर यू शेप वैली बनाता है। समझ में आया? ग्लेशियर वैली को चौड़ा कर देता है, बिकॉज आइस है, कॉम्पैक्ट आइस है। जब कॉम्पैक्ट आइस करेगी तो वो बिल्कुल कहते नहीं एब्रेज करके चलेगी। ओके, लिखिए, दीज आर फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। अंडरलाइन कर देना, एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। दीज आर फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। Every continent except Australia. Snowfields are always situated above snow line. Snowfield are always situated above snow line. चाहे तो हाईलाइट कर दीजिएगा, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। सर ऑस्ट्रेलिया कंट्री जो है वो इन जनरल कॉन्टिनेंट ही तो है, ओशियाना नहीं कहा ना मैंने। अगर ओशियाना कहता तो हम आसपास तस्मानिया है और है, तो ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं। ओके ओके, लिखिए क्लास। एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, snowfields are always situated above snow line, which is the lowest limit of perpetual snow. Which is the lowest limit of perpetual snow. Perpetual snow. While the height of snow line is at 5,000 meters in equatorial region, while the height of snow line is 5,000 meters in equatorial region, it is just above the sea level in the polar areas. It is just above the sea levels in the polar areas. It is just above the sea level in the polar areas. तो ये भारत का नक्शा है, ठीक है। तो भारत के नक्शे में स्नो लाइन की हाइट वेस्टर्न हिमालयस में ज्यादा होगी या ईस्टर्न हिमालयस में ज्यादा होगी? वेस्टर्न हिमालय। ध्यान रखिएगा, स्नो लाइन की हाइट
सर ईस्टर्न हिमालयस में। ईस्टर्न हिमालयस में ज्यादा होगी या वेस्टर्न में होगी? सर ईस्टर्न में ज्यादा होगी क्योंकि लैटिट्यूड नीचे है। लैटिट्यूड नीचे, ओके ठीक है, ओके। और कोई बताएगा? हाँ भाई, ऑफलाइन। ईस्टर्न, वेस्टर्न, वेस्टर्न ईस्टर्न, ओके। ध्यान रखिए क्लास, स्नो लाइन की हाइट वेस्टर्न हिमालयस में ज्यादा होगी। रीजन क्यों है समझिएगा शहर। अब यहां कॉन्सेप्ट देखिएगा, क्योंकि गाइस क्लास वेस्टर्न हिमालयस में जब मानसून पहुंचता है तो वहां तक डायरेक्ट मानसून आपके सीधे नहीं पहुंच पाता, पर ईस्टर्न हिमालयस में जो बे ऑफ बंगाल से मानसून आता है वो यहां पे सीधे आसानी से पहुंचता है। इस कारण से यहां पे आपके वाटर वेपर ज्यादा आसानी से अवेलेबल रहता है। जितना ज्यादा आप ग्रेटर हिमालयस में अंदर जाओगे, जैसे लद्दाख देख लीजिए, लद्दाख क्या है? कोल्ड डेजर्ट है, हाइट में ऊंचा पर कोल्ड डेजर्ट है। आपके वहां पे वाटर वेपर ज्यादा कंडेंसेशन आपके हो ही नहीं पाता, रेन के जो क्लाउड्स हैं वो पहुंच ही नहीं पाते, तो कोल्ड डेजर्ट है। समझ में आया? अब वेस्टर्न हिमालयस में मोस्टली जो आपके जो मानसून क्लाउड्स हैं वो आपके मिडिल हिमालयस और लोअर हिमालयस तक में मैक्सिमम रेनफॉल कर देते हैं, और जब ग्रेटर हिमालयस में पहुंचते हैं तो उनकी रेनफॉल की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। और वहीं पे आपके जो बे ऑफ बंगाल से जो मानसून आता है, ब्रांच से आता है, ये क्योंकि पास है तो इसलिए यहां पे जो वाटर वेपर की जो कंसंट्रेशन है ना वो ज्यादा है, इस कारण से। और दूसरा रीजन क्या आ जाता है? ईस्टर्न हिमालयस आर हायर देन द वेस्टर्न हिमालयस। वी ऑल नो, इतना तो ज्योग्राफी में पढ़ा, ईस्टर्न हिमालयस की जो जैसे आपके कंचनजंगा है एंड ऑल दोस, हिमालय की मैक्सिमम हाइट आपके नेपाल और थोड़े बहुत आपके ईस्ट में सब मैक्सिमम हाइट रहती है। तो ध्यान रखिएगा, स्नो, अगर ये क्वेश्चन अभी मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, और यूपीएससी के आए हुए क्वेश्चन पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि भारत में किस एरियाज में स्नो लाइन नीचे होगी, तो आंख बंद करके ईस्टर्न हिमालयस मार्क कर देना। रीजन समझा चुका हूं। एग्री इंजीनियर साहब? ओके। आज जो लोग ये सोच रहे होंगे ना उत्तराखंड हमें क्या करना, उत्तराखंड, उन्हें क्या मालूम कि आज ज्योग्राफी चल रही है उत्तराखंड में। ओके, तो क्लास, और ज्योग्राफी क्लास पूरा कॉन्सेप्चुअल है, ज्योग्राफी में रटना कम है, समझना ज्यादा है। और एक बार आपने समझ लिया तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। समझ में आया क्लास? हिस्ट्री में तो आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट। ओके, ज्योग्राफी में कुछ नहीं ज्यादा। क्लियर है? ओके, लिखिए क्लास, यही लाइन लिखवा रहा हूं। The snow line heights depends upon volume of precipitation. The snow line heights depends upon volume of precipitation. Precipitation मतलब पानी गिरना, आपके जो जितना वाटर वेपर, डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ प्रेसिपिटेशन, कितना पानी गिरता है। तो आप बताओ, द स्नो लाइन हाइट्स डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो कौन सा एरिया ज्यादा प्रेसिपिटेशन झेलता, रिसीव करता है? ईस्ट। तो शहर, क्वेश्चन का आंसर मालूम चल गया? यस सर। समझ में आ गया ना? तो अब ध्यान रखना कि ईस्टर्न हिमालयस में आपको नीचे बर्फ मिल जाएगी, वेस्टर्न हिमालयस में आपको थोड़ा हाइट पे मिलेगी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, लिखिए क्लास। 10 ऑन द सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयस, 10 ऑन द सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयस, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। 10 ऑन द सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयस, द हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, the height increases from east to west, increases from east to west, because of progressive decrease in moisture supply, because of progressive decrease in moisture supply, because of progressive decrease in moisture supply, moisture supply, decrease in moisture supply, full stop। लिखिए,
However, the seasonal snow line comes down to lower altitude. However, the seasonal snow line comes down to lower altitude in the Himalayas. In winter season. In the Himalayas in winter season. Full stop. Heading डालिए class. Types of glaciers. Types of glaciers. Types of glaciers. Types of glaciers. तो टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स में आपके इन जनरल हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ग्लेशियर्स आते हैं. सबसे पहले होते हैं क्लास कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स. कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स होते हैं वास्ट ग्लेशियर्स, जैसे आपके अंटार्कटिका. वाइस अंटार्कटिका वास्ट आइस शीट्स हैं. कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स. ओके, लिखे क्लास. नंबर 1, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स. It is a huge mass of ice covering a vast area. It is a huge mass of ice covering a vast area. Covering a vast area. Huge mass of ice covering a vast area. Ice moves from center to almost all directions. Ice moves from center to almost all directions. Center to almost all directions. It spreads like a sheet. It spreads like a sheet and is often termed as ice sheet. It spreads like a sheet and is often termed as ice sheet. Today, the continental glaciers, the continental glacier are found in Antarctica and Greenland. Are found in Antarctica and Greenland. Full stop. The biggest continental ice sheet of the world, the biggest continental ice sheet in the world, is in Antarctica. Which has an area of 13 million square kilometer. Which has an area of 13 million square kilometer with maximum thickness of the area of 13 million square kilometer with maximum thickness of 4267 meters. With maximum thickness of 4267 meters. फुल स्टॉप. दूसरी कैटेगरी होती है क्लास ग्लेशियर्स की आइस कैप्स. Ice caps are the covers. Ice caps are the covers of snow and ice. On mountains from which the valley
फ्रॉम विच द वैली और माउंटेन ग्लेशियर ओरिजिनेट, फ्रॉम विच द वैली और माउंटेन ग्लेशियर ओरिजिनेट, माउंटेन ग्लेशियर ओरिजिनेट। देखिए नेक्स्ट लाइन, पिडमॉन्ट ग्लेशियर। पिडमॉन्ट ग्लेशियर पिडमॉन्ट ग्लेशियर मैं आपको दिखा दे रहा हूं व्हाट इज पिडमॉन्ट ग्लेशियर। पिडमॉन्ट ग्लेशियर ये होता है गाइस, मतलब एक आइस फील्ड से एक हायर एरियाज से लोअर एरियाज की ओर, फुट की ओर जो ग्लेशियर चलता है उसे पिडमॉन्ट ग्लेशियर कहते हैं। ज्योग्राफी में ध्यान रखना एक चीज क्लास, अलग अलग फीचर के अलग अलग नाम है। अगर आपने फीचर की पिक्चर और नाम याद रख लिया तो आसान है चीज। इसीलिए ज्योग्राफी बगैर डायग्राम्स के, इसलिए मैंने कहा ना ये जो आपको स्मार्ट स्क्रीन है ना, ये आपको ज्योग्राफी में बहुत हेल्प करेगी, जनरल साइंस में बहुत हेल्प करेगी, साइंस एंड टेक में बहुत हेल्प करेगी। पहले हम प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाते थे, अब प्रोजेक्टर में ऑन करना, HDMI केबल लगाना एंड ऑल दोस थिंग्स। अब क्या है, यही व्हाइट बोर्ड है, यही सारा प्रोजेक्टर है। तो पिडमॉन्ट ग्लेशियर एक वास्ट हायर एरियाज हैं, वहां से ग्लेशियर नीचे आ रहा है। समझ में आ गया ना, पिडमॉन्ट ग्लेशियर। ओके लिखे क्लास, पिडमॉन्ट ग्लेशियर अ कंटिन्यूअस आइस शीट at a base of mountain, a continuous ice sheet at a base of mountain is known as Piedmont Glacier. A continuous ice sheet at a base of mountain is known as Piedmont Glacier. These glaciers are found in high latitude. These glaciers are found in high latitude areas, particularly in Alaska. High latitude areas, particularly in Alaska. Particularly in Alaska. Next लिखे क्लास, valley glaciers. Valley glaciers. Valley glaciers मतलब प्री एग्जिस्टिंग वैली में जब आइस मूव करती है तो वैली ग्लेशियर बन जाती है। प्री एग्जिस्टिंग उसमें आइस मूव करती है तो वैली ग्लेशियर बन जाती है। मतलब सपोज ये कोई वैली है और इसमें आइस मूव कर रही है, आइस शीट मूव कर रही है, तो क्या करेगी, आइस इसको एरिया को और गहरा करेगी, इसको एरिया को और गहरा करेगी, और कुछ 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल बाद वो वैली ऐसे हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई ग्लेशियर ऑलवेज मेक्स यू शेप वैली। ग्लेशियर हमेशा यू शेप वैली बनाता है और रिवर हमेशा वी शेप वैली बनाती है। और ये यू शेप वैली और वी शेप वैली दोनों ही उत्तराखंड में मिलती है। हायर एरियाज में यू शेप वैली, नीचे एरियाज में वी शेप वैली। आप कभी ऋषिकेश से ऊपर जाओ गढ़वाल, आपको गंगा की घाटी किस शेप में दिखेगी, वी शेप में बनेगी। इधर भी माउंटेन्स हैं, इधर भी माउंटेन्स है, वी शेप वैली। समझ में आया क्लास? कोई डाउट तो नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? चीजें क्लियर हैं?
ओके लिखे क्लास। सर एक चीज पूछे, कुमाऊं में कोई है यू शेप ग्लेशियर? नहीं, यू शेप वैली का ग्लेशियर नहीं होता डियर, यू शेप। यू शेप वैली, सॉरी। हाँ बहुत सारी हैं आपके ग्लेशियर्स जो बनाते हैं वो यू शेप ही बनाते हैं सर, वो वी शेप नहीं बना सकते। कुमाऊं में मतलब? हाँ तो कुमाऊं में भी, कुमाऊं के आपके पिथौरागढ़ के जो ऊपर के हायर रीचेस है आपके, वहां पे ग्लेशियर की जो वैली होती है शिवम जी, वो यू शेप वैली होती है। ग्लेशियर की वैली वी शेप नहीं हो सकती। ओके ले क्लास, इन वैली ग्लेशियर फोर्थ कैटेगरी है। इन वैली ग्लेशियर द आइस मूव्स डाउन द स्लोप, द आइस मूव्स डाउन द स्लोप in pre-existing valley, the ice moves down the slope in a pre-existing valley from broad reservoir of ice. In a slope. In a valley glacier, the ice moves down the slope in a pre-existing valley from a broad reservoir of ice, from a broad reservoir of ice, broad reservoir of ice, reservoir of ice in the higher mountains, in the higher mountains. These are known as alpine glaciers. These are known as alpine glaciers. ये देखो क्लास, यहां से ग्लेशियर बहते हैं और इस तरीके से, यहां से ग्लेशियर इस तरीके से हायर एरियाज से बहते हैं। ओके और एक आपको अगर इसकी नेचुरल फोटो देखनी है तो आई हैव आल्सो अ नेचुरल फोटो, एक और भी जैसे है एनिमेटेड, ये भी क्लियर है। हायर एरिया से ग्लेशियर इस तरीके से बहते हैं, ये वैली ग्लेशियर्स हो गए। देखो मैं आपको वैली ग्लेशियर ही पढ़ा रहा हूं ना, ये वैली ग्लेशियर होगा। ये वैली ग्लेशियर्स, ब्रॉड रिजर्वॉयर आइस। देखो मैंने एरीड बताया था ना, कंगे नुमा शेप, कॉम शेप, एरीड। स्विट्जरलैंड की हाईएस्ट पीक मैटरहॉर्न, 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 स्विट्जरलैंड की हाईएस्ट पीक मैटरहॉर्न, जो थम्स अप टाइप की शेप की पीक है। कभी आज गूगल में सर्च कर लीजिएगा। ओके तो समझ में आ रहा है ना क्लास? ओके वैली ग्लेशियर क्या है? जो ब्रॉड रिजर्वायर ऑफ आइस, यहां से यहां से यहां से यहां से आइस वैली ग्लेशियर्स में बहती, वैलीज में बहती है। सर एरीड की जस्ट लेफ्ट साइड में क्या है? एरीड की जस्ट लेफ्ट साइड में ऊपर को, सर वो विजिबल नहीं है थोड़ा। एरीड के इधर ये लेफ्ट साइड। अच्छा लेफ्ट साइड, ये हॉर्न है, हॉर्न, HORN, हॉर्न। ओके क्लियर है? ठीक है मैं आपको एक नेचुरल फोटो भी दिखाता हूं सो दैट यू कैन इजिली फेसबुक से उठाई थी। ये रियल में हिमालयस की, मतलब लिटरली पिक्चर रियल है, लद्दाख की है, दिल्ली टू लद्दाख एक। तो क्लास देखिए, ये देखिए, ये ग्लेशियर का रिजर्वायर है। देखो क्लास रियल पिक्चर में दिखा रहा हूं, ये ग्लेशियर का रिजर्वायर और यहां से ग्लेशियर मूव कर रहा है। ये ग्लेशियर का रिजर्वायर है और यहां से ग्लेशियर मूव कर रहा है, और ये ग्लेशिएटेड वैली है, यहां से ग्लेशियर नीचे मूव करेगा। है ना सिंपल? डायग्राम से कितना आसान समझ में आ जाएगा। और आप इसे लिटरेचर में पढ़ो, समझ में नहीं आएगा, समझ में चीजें क्या है। क्लियर हो गया? क्योंकि इंडिया में वैली ग्लेशियर्स मिलते हैं। इंडिया में कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर हो ही नहीं सकते क्योंकि हम तो ट्रॉपिकल कंट्री है। इंडिया में पिडमॉन ग्लेशियर भी नहीं हो सकते क्योंकि इंडिया लैटिट्यूड अगेन ट्रॉपिकल कंट्री है। तो इंडिया में कौन से ग्लेशियर मिलेंगे? इंडिया में वैली ग्लेशियर्स मिलेंगे। समझ में आ गया आस्था जी? ओके श्रेया समझ में आ रहा? पिडमॉन आपके हायर लैटिट्यूड, अलास्का, ग्रीनलैंड, वहां पे मिलते हैं जो हायर एरियाज में, रॉकीज, अलास्का, हायर लैटिट्यूड्स। ओके क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स?
हाँ जी, ये भी देखिए अगेन, ये सब रियल पिक्चर्स हैं क्लास। ये जो हैं ये आपके वैलीज हैं। ग्लेशियर्स यहां से आता है और यहां जुड़ जाता है, यहां से आता है यहां जुड़ जाता है, यहां से आता है यहां जुड़ जाता है, यहां से आ जाता है, और ये क्या है? वैली है। और ग्लेशियर क्योंकि आइस, मोटी आइस मूव कर रही है, तो ये हल्की सी वैली की को और गहरा करते जाएगी, तो ये कौन सा वैली बना देगी? यू शेप वैली बना देगी। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? ओके, लिखे क्लास, लिखिए। These are known as alpine glaciers. Higher reaches of Himalayas have many valley glaciers. Higher reaches of Himalayas have many valley glaciers. Their size varies greatly. Many valley glaciers, their size varies greatly. The longest glacier on earth in non-polar region, the longest glacier on earth in non-polar region is Fedchenko glacier. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, is Fedchenko glacier. Fedchenko glacier in Tajikistan. Tajikistan 77 किलोमीटर, Tajikistan 77 किलोमीटर, while the second longest glacier in the world non-polar, while the second longest glacier in the world non-polar is Siachen. Is Siachen in India. It is 76 किलोमीटर लॉन्ग, जरा से ही छोटा है, is 76 किलोमीटर लॉन्ग। ध्यान रखना, इंडिया के पास सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है सियाचिन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर नॉन पोलर रीजन में तजाकिस्तान में है, फेडचेंको ग्लेशियर। ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लिखिए। देन कम्स बायफो ग्लेशियर, अगेन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, अगर देखा जाए ऑफिशियली इंडिया में है। बायफो ग्लेशियर आप लिख सकते हो पीओके। देन ब्रुगेन ग्लेशियर, चिली। ब्रुगेन ग्लेशियर, ये नॉन पोलर रीजन के ग्लेशियर्स हैं। ब्रुगेन ग्लेशियर, चिली। कौन सा नंबर पर होगा? 4th हो गया ना, और 5th और लिख लीजिए, बाल्टोरो ग्लेशियर, अगेन पीओके में है। बाल्टोरो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। बाल्टोरो ग्लेशियर, फुल स्टॉप। लिखिए। इन उत्तराखंड the most famous is the Gangotri glacier. The most famous is the Gangotri glacier, which feeds. What is after Gangotri glacier? Which feeds, FEDS, which feeds the river. कौन सा रिवर? भागीरथी। हाँ, the feeds the river भागीरथी, which feeds the river
भागीरथी. The Gangotri glacier is 30 kilometer long. The Gangotri glacier is 30 kilometer long. $30 kilometer long. Full stop. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थिंग्स आर क्लियर? अब हेडिंग डालिए क्लास, ग्लेशियर्स ऑफ उत्तराखंड. अब आप समझ रहे होंगे ना, बगैर ग्लेशियर को समझे ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड कैसे पढ़ सकते हैं. यहां फिर अगर मैं सीधे ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड पढ़ाता तो मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को समझ में आता जिन्होंने ग्लेशियर्स पढ़ रखा था. अब आपको थोड़ा बहुत ग्लेशियर के बारे में आ चुका है. अभी आप क्योंकि इस ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड में जब हम पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हम रॉश माउंटेन और क्रिविसेस और बग्स चैन की बात नहीं करेंगे या सर की बात नहीं करेंगे. वो हम आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे जब इरोजन के चैप्टर में. ओके, तो ध्यान रखिएगा, आपके ये एरियाज मैं ही कवर कराऊंगा. अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय द टॉपिक्स. ओके ओके, लिखिए क्लास. इन उत्तराखंड there are many glaciers. There are many glaciers and almost all glaciers are of alpine glaciers, and almost all glaciers are of alpine glaciers. In Hindi, these are known as Himnad. In Hindi, these are known as Himnad and Bamak. These are known as Himnad or Bamak. The prominent glaciers of Uttarakhand are as follows. The prominent glaciers of Uttarakhand are as follows. क्लास, गंगोत्री ग्लेशियर. गंगोत्री ग्लेशियर. The Gangotri glacier is located in Uttarkashi district. The Gangotri glacier is located in Uttarkashi district, and it is the largest glacier in Uttarakhand. And it is the largest glacier in Uttarakhand. It is 30 kilometer long and 2 kilometer wide. It is 30 kilometer long and 2 kilometer wide. Many glacier tributaries fed Gangotri glaciers. Many glacier tributaries fed Gangotri glacier. मैं आपको दिखाया था ना वैलीज, कई वैलीज जो ग्लेशियर को फेड करते हैं. These are Ratan 1. These are Ratan 1. Number 2, Chaturangi. Number 3, Swachhand. Number 4, कैलाश. ग्लेशियर का नाम है, रेंज का नाम नहीं है. एंड नंबर 5, मान. ये जो 5 है ना, ये गंगोत्री ग्लेशियर को फेड करते हैं. ये ग्लेशियर की वैली, ग्लेशिएटेड वैलीज है, ट्रिब्यूटरीज है, ग्लेशियर की ट्रिब्यूटरीज है. जैसे नदियों की ट्रिब्यूटरी होती है ना, अभी आपको मैंने दिखाया था. ये क्या है? ये ट्रिब्यूटरीज है. ये अगर सपोज मान लो ये गंगोत्री ग्लेशियर है तो रतन 1, स्वच्छंद, चतुरंगी, हाँ छोटे ग्लेशियर ट्रिब्यूटरी, पर मेजर ग्लेशियर उस बड़े को कहा जाएगा. समझ में? जैसे ट्रिब्यूटरीज भी छोटी नदियां ही तो हुई. दैट इज इट. ओके, क्लियर है? ओके, लिखिए क्लास. अभी आपको बता दें, लिखिए क्लास. The Gangotri glacier is quite
sacred and famous, is quite sacred and famous because one of the prominent river Bhagirathi, because one of the prominent river Bhagirathi emerges from it at a place called Gaumukh, emerges from it at a place called Gaumukh. Gaumukh. Gaumukh is situated near the base of Shivling summit. Shivling summit. The Gangotri Glacier is a traditional Hindu pilgrimage site. Glacier is a traditional Hindu pilgrimage site. Glacier pilgrimage site. आपने मेरे से पूछा था सर, हमारे एक ऑफलाइन स्टूडेंट नीरज जी ने क्वेश्चन किया था सर, जो आपने 5 ग्लेशियर लिखवाए थे, चतुरंगी एंड ये, तो ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए कि इनमें सर सबसे बड़ा कौन सा है. Out of the 5 glacier which fed Gangotri Glacier, the largest is Chaturangi Glacier. The largest is Chaturangi Glacier, which is around 20 kilometer long. Which is long 20 kilometer long. After that comes Ratanwan. रतनवन को रक्तवण भी कहा जाता है. रतनवन को रक्तवण भी कहा जाता है. रतनवन को रक्तवण भी कहा जाता है. फुल स्टॉप. However, the Gangotri Glacier remains a cause for concern because of its retreat. Gangotri Glacier remains a cause for concern because of its retreat. Retreat समझते ना, ये धीरे धीरे पीछे खिसक रहा है, पिघल रहा है ना. हम जान रहे हैं ना क्लास, गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है, तो गंगोत्री ग्लेशियर पिघल रहा है, स्पीड से पिघल रहा है. तो वी कैन इमेजिन, मतलब इट विल बी अ हॉरिबल सिचुएशन अगर गंगोत्री ग्लेशियर पिघल जाए तो क्लास गंगा गायब हो जाएगी. तो पूरा नॉर्थ इंडिया क्या हो जाएगा, डेजर्ट. वी ऑल नो कि आपके नॉर्थ इंडिया पूरा एक तरीके से गंगा पूरा जो आपके अवध प्लेन है या बिहार प्लेन है, ओके, ये पूरा गंगा के द्वारा ही फेड है. और गंगा रिवर या यमुना रिवर आर द पेरिनियल रिवर. पेरिनियल रिवर कौन सी होती हैं, जो स्नो परमानेंट, जो स्नो फेड रिवर्स होती हैं. अगर आपके रेन फेड रिवर्स देखेंगे, नॉन पेरिनियल रिवर जैसे गोदावरी है, आप अप्रैल मई में जाएंगे तो क्लास कई एरिया गोदावरी नर्मदा के ना पैदल क्रॉस कर लोगे, पानी नहीं होता. पर मानसून में बसें भी बह जाती हैं, वो रेन फेड रिवर्स होती हैं. पर यमुना हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इंदस हो गई, ये कौन सी हैं, पेरिनियल रिवर. सद नीरा, सद मतलब हमेशा, नीर मतलब पानी, जिसमें हमेशा पानी रहे. रिवर्स को पर्यायवाची में सद नीरा भी तो कहा जाता है. सद नीरा, सद मतलब हमेशा, नीर मतलब पानी. समझ में आ गया क्लास? ओके, लिखिए. बिकॉज ऑफ द रीसेंट नासा स्टडी, the Gangotri Glacier
The Gangotri Glacier is receding at a fast pace. Receding at a fast space. In the 20th century, it receded 850 meters. In the 20th century, it receded 850 meters. From 1996 to 1999. From 1996 to 1999, the Gangotri Glacier recedes 76 meters. The Gangotri Glacier recedes 76 meters. 76 meters. That is 25 meters per year. 25 meters per year. From 1996 to 1999, the Gangotri Glacier recedes 76 meters. That is 25 meters per year. क्लियर है? ओके, तो चलिए क्लास यहां पे आज की क्लास रोक रहे हैं. कल हम ग्लेशियर्स, उत्तराखंड के ग्लेशियर्स को पूरा खत्म कर देंगे. ओके, उम्मीद करता हूं आज की क्लास समझ में आई होगी. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आज की क्लास क्लियर थी? कोई डाउट तो नहीं? ओके, तो क्लास कल हम यहीं से गंगोत्री ग्लेशियर खत्म करिए, यहीं से बाकी ग्लेशियर्स को आगे उठाएंगे और जैसे ही ये खत्म कर देंगे वी विल स्विच ओवर टू द न्यू टॉपिक इन उत्तराखंड जीके. क्लियर है? और यस सर, द स्नो लाइन हाइट सर वो कहाँ से मेजर करते हैं सर? फुट हिल से मेजर कर सकते हैं कि टॉप से मेजर करते हैं? ना 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 ना, आपके जो स्नो लाइन होते हैं वो बेस से मेजर की जाती है. ओके सर, ऊपर से नहीं मेजर की जाती. ओके, एंड वन थिंग मोर, क्लास संडे को टेस्ट है उत्तराखंड पीसीएस. उत्तराखंड पीसीएस ऐप पे टेस्ट है. जिनके पास अभी ऐप इंस्टॉल नहीं है आपको लिंक भेज दिया जाएगा. और बाय चांस अगर मैं, क्योंकि कई नए न्यू कमर्स भी हैं, बाय चांस अगर मैं आपको लिंक भेजना भूल गया हूं तो मेरे को रिमाइंड करा दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको लिंक पहुंच जाएगा. आईएससी का मोबाइल ऐप है और ध्यान रखिएगा आईएससी के 2 मोबाइल ऐप होंगे. अभी तो फिलहाल आपके पास एक ऐप आया है, एक और ऐप होगा जो कि हमारी वेबसाइट से सीधे लिंक होगा, जो कि हमारे सीधे वेबसाइट से लिंक होगा. ठीक है, तो आईएससी का मोबाइल ऐप पे करिएगा. संडे को टेस्ट है विद नेगेटिव मार्किंग 0.25 जो पीसीएस में होती है. 0.25, 1/3 नहीं होती, 0.25 होती है पीसीएस. ओके, तो कंप्लीट हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न. नेक्स्ट 26 दिसंबर कंप्लीट ज्योग्राफी, फिजिकल इंडियन वर्ल्ड. 2 जनवरी 2022 उत्तराखंड प्लस करंट अफेयर्स. 100 क्वेश्चन उत्तराखंड के प्लस 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के. तो आपको मैंने 19, 26 और 2 जनवरी का टेस्ट शेड्यूल बता दिया. ठीक है, ओके, सो ऑल द बेस्ट. कल भी आपके यही शेड्यूल रहेगा. वी विल हैव द सीसेट क्लास एंड उत्तराखंड जीके क्लास. समझ में आया क्लास? कोई डाउट तो नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप द क्लास, यू फाइंड द क्लास ओके. कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट.